दोस्तों, आप हैं अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग देखेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान, जो बाल विकास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानेंगे कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान होता क्या है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या कहा है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान की आवश्यकताएँ क्या है। दोस्त, शिक्षा एवं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही है। मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो, उससे शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में सहायता की है। दोस्त, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान ग्रहण करता है। महान मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधित अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांत तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं का मनोविज्ञान अध्ययन से संबंधित है। महान मनोवैज्ञानिक एलिस क्रो के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने के प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्त, भारत में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। दोस्त, यह तो क्लियर हो गया कि शिक्षा और मनोविज्ञान होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे सी टेट, यूपी टेट, बी टेट एवं स्टेट टीटी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप अड्डा 96 चैनल पर बने रहें और अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्त, देखा जाए पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। दोस्त, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से प्रस्तुत एवं निर्धारित की जा रही है, इसलिए इसका आंसर बालक हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य भूमिका बालक का होता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्त, पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग देख चुके हैं मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सकें। इसलिए मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा का है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्कशास्त्र का, भौतिकी का? दोस्त, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ आत्मा तथा लोगस का अर्थ अध्ययन होता है, अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन होता है। इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक रूप में किस विषय का अंग था? तो ये दर्शन शास्त्र का। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन किसका है? टीचनर का, दूसरा ऑप्शन वुंट का, तीसरा ऑप्शन वुडवर्थ का, चौथा ऑप्शन मैकडूगल का। दोस्त, साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है, यह दो शब्दों से बना है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया। वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है, इसलिए यह है वुडवर्थ का। आइए अगला प्रश्न देखा जाए।
निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रायोगिकरण। दोस्त शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? पहला ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है कक्षा की समस्याओं का समाधान, तीसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। दोस्त व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? जूड ने, राइस एवं कॉर्नमैन ने, विल्हेम वुंट ने, कॉलिंस एवं ड्रेवर ने। दोस्त विल्हेम वुंट जर्मनी के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। विल्हेम वुंट ने 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इसलिए सर्वप्रथम प्रयोगात्मक विधि को प्रस्तावित किया था विल्हेम वुंट ने। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा, सीवी गुड के द्वारा, जेएम स्टीफन के द्वारा, सीएच जूड के द्वारा। दोस्त स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जेएम स्टीफन। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्त शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में। दोस्त दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूप में से एक है, अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, दूसरा ऑप्शन है इससे वह दूसरे को प्रभावित कर सके, तीसरा ऑप्शन है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके और चौथा ऑप्शन है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। दोस्त शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। जहाँ शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से है, वहीं मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर इसकी सहायता से अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, दूसरा ऑप्शन है जन्म से, तीसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। दोस्त विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य होता है: विकास का वर्णन करना, समझना और अनुकरण करना। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। शैशवावस्था पहला होता है, दूसरा होता है बाल्यावस्था और तीसरा होता है किशोरावस्था और चौथा होता है प्रौढ़ावस्था। विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ व्यक्ति के विकास के साथ उनके व्यवहार का अध्ययन से है जो जन्म से होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान जीवन के अध्ययन किया जाता है जन्म से। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है?
पहला है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा है सामाजिक दर्शन, तीसरा है मीडिया मनोविज्ञान और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्त, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, अधिगम, शैली, विकास प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, चिंतन, अवधान आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। इसलिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। आइए अगला प्रश्न देखें। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बीएन झा ने, दूसरा ऑप्शन है स्किनर ने, तीसरा ऑप्शन डेविस ने और चौथा ऑप्शन वुडवर्थ ने। दोस्त, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके अनुसार मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। इसलिए मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान यह कहा है स्किनर ने। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन शरीर का अध्ययन और चौथा ऑप्शन व्यवहार का अध्ययन। दोस्त, आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले मनोविज्ञान को आत्मा और फिर मन का विज्ञान माना जाता था। आधुनिक मनोविज्ञान में के जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से स्टेन हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी माना जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान के स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। इसलिए इसकी आंसर 1900 हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन सीखने के तरीकों का अध्ययन और चौथा ऑप्शन संचार माध्यमों का अध्ययन। दोस्त, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीके, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यम का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? पहला ऑप्शन कला, दूसरा ऑप्शन विज्ञान, तीसरा ऑप्शन विद्यात्मक विज्ञान, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला और न पूर्ण रूप से विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपने कला कौशल से बालकों के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि और प्रेरणा आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसलिए विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने वाले पहले बच्चे को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और चौथा ऑप्शन, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए।
एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? पहला ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, दूसरा ऑप्शन है मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान और चौथा ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप सुधार करने में प्रयास करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बिल्कुल। विद्यालय में आने वाले पहले बच्चे को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वहीं सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया गया है। ये सीटेट में भी पूछा गया है और यूके टेट में भी पूछा गया है, जो पिछले सीटेट वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। जीन पियाजे का मत है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। सृजनात्मक स्वफूर्ति होती है जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे भिन्न भिन्न योग्यता एवं क्षमता प्रदर्शित करता है, अतः प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जानी चाहिए। इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। तीसरा ऑप्शन, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और चौथा ऑप्शन, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। दोस्त, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। इसलिए इसका आंसर, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में हम शिक्षक की सहायता करता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? अच्छा शिक्षक, दूसरा ऑप्शन बालक, तीसरा ऑप्शन शिक्षण प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन विद्यालय। दोस्त, बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा इसके अनुसार ही उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा ऑप्शन, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तीसरा ऑप्शन, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और चौथा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। और चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं को बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। आइए देखा जाए अगला प्रश्न। दोस्तों, साथ देने के लिए धन्यवाद। एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।